नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक हिंदी एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए का एंट्रेंस जो हुआ था हिंदी का 2022 उसकी बात करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2022 की दोस्तों इसके अंदर 70 प्रश्न आए थे। 100 प्रश्न आते हैं लेकिन हमें 70 से ज़्यादा प्रश्न हमें मिले हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न आया था, चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, औचित्य उपभेदवाद या फिर द्वैत अद्वैतवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने औचित्य उपभेदवाद की स्थापना की थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 3 औचित्य भेदवाद। दोस्तों अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे प्रश्न आया था, भक्त कवि नामदेव कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। दोस्तों जो भक्त कवि थे नामदेव थे वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। दोस्तों अगर हम आगे बात करते हैं, प्रश्न आया था, इसमें से किस विद्वान पर अस्तित्ववाद का प्रभाव है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन या फिर अज्ञे। तो दोस्तों ये गलती से हो गया, दिनकर को नीचे आना था, तो जो इसमें अज्ञे हैं उन पे अस्तित्ववाद का प्रभाव माना जाता है, अज्ञे पे माना जाता है। ठीक है, दिनकर का ऑप्शन नीचे था इसीलिए वो गलती से ऊपर आ गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अज्ञे। अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न आया था, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना है? भामा, मम्मट, वामन या फिर कुंतक ने। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना, क्योंकि इन्होंने ही वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य कुंतक को माना जाता है। दोस्तों अगर हम प्रश्न 5 की तरफ बढ़ें तो प्रश्न आया था रसखान, इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, रसखान। इनमें से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? प्रेम वाटिका है, सुजान चरित है, सुजान रसखान है, रसखान, अष्टयाम। तो दोस्तों अष्टयाम जो रचना है वो इनकी नहीं है। प्रेम वाटिका इनकी रचना है, सुजान चरित इनकी रचना है, सुजान रसखान इनकी रचना है, जो अष्टयाम रचना है वो इनकी नहीं। तो इसका आंसर आपका अष्टयाम हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में आया था, मिश्र बंधु विनोद है उसके पहले भाग का प्रकाशन वर्ष क्या हुआ था? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिश्र बंधु विनोद जो है वो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और उसका चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। जो यहाँ पे पूछ रहा है जो इसमें पूछ रहा है मिश्र बंधु विनोद के पहले भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1913 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका आंसर 1913 हो जाएगा। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, सच्ची समालोचना नाम से संयोगता स्वयंवर की समीक्षा किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन या बच्चन सिंह। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नाम से संयोगता स्वयंवर की समीक्षा की थी। तो इसका आंसर बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो प्रश्न आया था, विज्ञान गीता के रचनाकार है तुलसीदास, सूरदास, केशवदास या फिर नंददास। दोस्तों जो केशवदास हैं उन्होंने विज्ञान गीता की रचना की थी। दोस्तों अगर हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न आया था, मृणाल पांडे की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी कृति मृणाल पांडे की नहीं है? परिधि पर स्त्री, जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं, और उब्बरी या फिर उत्तर कथा। दोस्तों जो उत्तर कथा है या उत्तर गाथा है ये अनामिका की रचना मानी जाती है, तो इसलिए परिधि पर स्त्री मृणाल पांडे की है, जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं ये भी इन्हीं की है, और उब्बरी ये भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर गाथा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न था, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? प्रश्न यह आया था। छंद शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, अलंकार शास्त्र है या फिर रस शास्त्र है? दोस्तों जो व्याकरण शास्त्र है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों अगर हम 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ें तो 11वें प्रश्न में आया था मलुकदास का आविर्भाव किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर, औरंगजेब, बाबर या फिर शाहजहां। तो दोस्तों जो औरंगजेब हैं, औरंगजेब के समय में इनका वो शासनकाल माना जाता है, औरंगजेब के समय में इनका
शासनकाल माना जाता है। दोस्तों अगर 12वें प्रश्न की तरफ बढ़े तो प्रश्न आया था संत जम्ब ने अपना अलग संप्रदाय किस नाम से चलाया था? विष्णुवी संप्रदाय, क्षणवी संप्रदाय या फिर निरंजनी संप्रदाय। दोस्तों जो विष्णुवी संप्रदाय है इसकी स्थापना संत जम्बनाथ ने की थी। दोस्तों अगर हम 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो 13वें प्रश्न आया था कलम का सिपाही प्रकाशन वर्ष किस। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन बनती है कि मतलब कलम का सिपाही और कलम का मजदूर। जो कलम का सिपाही है 1962 में आई थी और कलम का मजदूर 1964 में प्रकाशित हुई थी। तो 1962 में प्रकाशित हुई थी कलम का सिपाही। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो प्रश्न आया था प्रजा हितैषी पत्र कहाँ से निकलता था। दोस्तों जो प्रजा हितैषी पत्र था वो आगरा से प्रकाशित हुआ करता था। राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका प्रकाशन किया था 1854 में, ठीक है, सॉरी 1855 में 1855 में इसका संपादन किया था। यह आगरा से प्रकाशित हुआ करता था। तो आपका आंसर आगरा हो जाएगा। अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो प्रश्न आया था कामायनी में कितने सर्ग हैं। दोस्तों कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई थी और जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य माना जाता है। इसके अंदर 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। तो आपका उत्तर 15 हो जाएगा। अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगले प्रश्न आया था वल्लभाचार्य का दर्शन का क्या नाम था। वल्लभाचार्य के दर्शन का क्या नाम था? अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद या फिर द्वैत अद्वैतवाद। दोस्तों जो शुद्ध अद्वैतवाद है उसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी माने जाते हैं, लेकिन अगर हम वल्लभाचार्य की बात करेंगे तो वो शुद्ध अद्वैतवाद में माने जाते हैं। तो आपका आंसर शुद्ध अद्वैतवाद हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद प्रश्न आया था भारतीय काव्य शास्त्रियों के अनुसार नाटक के तत्व माने गए हैं। कितने तत्व माने गए हैं? 7 माने गए हैं, 6 माने गए हैं, 4 माने गए हैं, 3 माने गए हैं या फिर 9 माने गए हैं। दोस्तों जो अगर हम बात करें भारतीय काव्य शास्त्रियों के अनुसार तो नाटक के 3 तत्व माने गए हैं। कौन कौन से? वस्तु, नेता और रस। वस्तु, नेता, रस कितने माने गए हैं? वस्तु, नेता और रस। तो ये पिछली बार दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी के एग्जाम में यही प्रश्न आया था कि मतलब भारतीय काव्य शास्त्रों के अनुसार नाटक के कितने तत्व माने गए हैं। तो 3 तत्व माने गए हैं। इससे आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 था जयमयंक दस चंद्रिका एक का है। जयमयंक दस चंद्रिका का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? खालिक बार में मिलता है, पौमचरी में मिलता है, संदेश रासक में मिलता है या फिर राठौड़ी ख्याति में मिलता है। तो दोस्तों जो राठौड़ी ख्याति है इसके अंदर हमें जयमयंक दस चंद्रिका का उल्लेख मिलता है। तो आपका आंसर ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें लाल कवि का पूरा नाम क्या था। जो रीतिकाल के लाल कवि हैं उनका पूरा नाम पूछा गया था। पुरोहित लाल, गोरेलाल पुरोहित, छत्रसाल, नंदलाल या फिर वैद्यनाथ। तो दोस्तों जो लाल कवि का पूरा नाम था वह गोरेलाल पुरोहित था। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एब्सन ग्रीव्स का माना जाता है और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK का माना जाता है जो कि 1920 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका ग्रंथ है? पादरी FEK का। ठीक है दोस्तों अगर हम 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ें तो 21वें ग्रंथ की तरफ अगर 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो था कि इनमें से कौन से कवि अष्टछाप नहीं हैं। परमानंद दास ये भी हैं, सूरदास ये भी हैं, नंददास सब छोटे माने जाते हैं। दोस्तों जो हरिदास हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं है। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगले प्रश्न में आया था कि कहानी के इर्द गिर्द किस विधा की रचना है। कहानी है, आलोचना है, उपन्यास है या नाटक है। तो दोस्तों कहानी के इर्द गिर्द जो विधा है वो आलोचना विधा की रचना मानी जाती है। आलोचना विधा में आलोचना मानी जाती है। ठीक है दोस्तों अगर हम 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो रस्म और रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, ये किसका कथन है या उक्ति है? इंशाअल्लाह खां, लक्ष्मी नारायण लाल, मुंशी सदासुलाल नियाज और लल्लू लाल। दोस्तों जो मुंशी सदासुलाल नियाज है इन्होंने इसके बारे में कहा था कि रस्म और रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया। दोस्तों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में सबसे ज़्यादा महत्व मुंशी सदासुलाल को देते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगले प्रश्न में आया था कि मतलब रास पंच अध्यायी रचना किसकी है। रास पंच अध्याय रचना किसकी है? नंददास, सूरदास, परमानंद दास या फिर भिखारी दास। तो दोस्तों जो नंददास हैं इनकी रचना मानी जाती है रास पंच, जो कि रोला छंद में लिखी गई है। कौन से छंद में? रोला छंद में
लिखी गई है। अगर हम 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ें तो एक कथन आया था, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर नामवर सिंह। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने कहा था ये केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो सरसों लिए जात अंग्रेज हम केवल के लेक्चर को तेज, पंक्ति किसकी है? भारती हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों जो प्रताप नारायण मिश्र है ये इन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो प्रश्न आया था, बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला में थी, कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर मैनेजर पांडे का है। तो दोस्तों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये भी इन्हीं का कथन माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही निराला को ये कहा था कि वो बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला में थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की प्रचना करता है, कथन किसका है? मुक्तिबोध का है, नामवर सिंह का है, महादेव वर्मा का या फिर हरिओत का है। तो दोस्तों जो मुक्तिबोध हैं इन्होंने ही फैंटेसी के बारे में कहा था। इनकी रचनाएं अंधेरे में, जो कि पूरी एक फैंटेसी के संदर्भ में लिखी गई है, जो पूरी फैंटेसी है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध माना जाता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पे आपका जो उत्तर हो जाएगा वो मुक्तिबोध हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आया था, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, पंक्ति किसकी है? निराला की है, श्रीधर पाठक की है, मुक्तिबोध की है या फिर मैथिली शरण गुप्त की है। तो दोस्तों जो मैथिली शरण गुप्त है उन्हीं की साकेत से ये रचना पंक्ति ली गई है, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर मैथिली शरण गुप्त हो जाए। अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न आया था, रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादक करने वाला जो शब्द है वो काव्य कहलाता है। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? भामा की है, ये हटा देना, भामा, दंडी, जगन्नाथ या फिर विश्वनाथ। दोस्तों जो आचार्य जगन्नाथ थे इन्होंने कहा था कि रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादक करने वाला शब्द ही काव्य कहलाता है। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगले प्रश्न आया था, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों जर्मन का है, यूनानी है, जापानी भाषा का है या फिर फ्रांसीसी भाषा का है। दोस्तों हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए जो फ्रांसीसी भाषा है इसी से ही रिपोर्टाज शब्द की उत्पत्ति हुई थी। फ्रांस के विद्वान थे एहमिया एनबर्ग को पहला रिपोर्टाज का लेखक माना जाता है। अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा जो है 1938 में रुलाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, उसको हिंदी का पहला रिपोर्टाज, और शिवदान सिंह चौहान को हिंदी का पहला रिपोर्टाज लेखक माना जाता है। यहाँ पे प्रश्न और ये किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का। ठीक है दोस्तों, अगर हम 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ें तो 32वें प्रश्न पूछ रहा है, मुर्दाघर उपन्यास में किस विषय पर आधारित है? मुर्दाघर उपन्यास किस विषय पर आधारित है? मुर्दों पर है, दलितों पर है, शमशान पर है या फिर किसानों पर है? मुर्दाघर उपन्यास दलितों पर आधारित है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो प्रश्न आया था, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था? रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने ही आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। रामकुमार वर्मा ने चारण काल और संधि काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न नंबर 34 में आया था, हिंदी उद्धरणी मध्य सभा की स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 1884, 1893, 1890 या फिर 1903 में? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हमें ये आंसर मिला नहीं, मैंने सर्च किया था। इसका आंसर आप बताएं। ठीक है दोस्तों, अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न आया था, रीतिमुक्त कवि नहीं है, इनमें से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? घनानंद रीतिमुक्त कवि हैं, बुधा रीतिमुक्त कवि हैं, आलम रीतिमुक्त कवि हैं। दोस्तों जो मतीराम है ये रीतिमुक्त कवि नहीं है। अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो दोस्तों अगले प्रश्न में आया था, अगला प्रश्न था, कविता रत्नाकर किसकी रचना है? कविता रत्नाकर किसकी रचना है? रसखान की, मतीराम की, रसलीन की या फिर सेनापति की? दोस्तों जो कविता रत्नाकर है वो सेनापति की रचना मानी जाती है। दोस्तों अगर हम आगे चलें तो आगे प्रश्न आया था, भविष्यत कहा रचना किसकी है? हेमचंद्र की है, धनपाल की है, जोइंदू की है या फिर अब्दुल रहमान की है? दोस्तों जो भविष्यत कहा रचना है इसको सूर्य पंचमी रास भी कहा जाता है, सूर्य पंचमी रास भी कहा जाता है। यह धनपाल की रचना मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो कथन आया था,
भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं, सॉरी आलोचक। आलोचक भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या फिर नामवर सिंह। तो दोस्तों जो बच्चन सिंह है इन्होंने ये कथन कहा था। ठीक है, अगर हम अगले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न आया था प्रवासी की डायरी के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा, राजेंद्र अवस्थी, रघुवीर सहाय या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों जो हरिवंश राय बच्चन हैं इन्होंने ही प्रवासी की डायरी के लेखक लिखी थी। ठीक है, प्रवासी की डायरी के लेखक हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं, तो आपका आंसर हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें तो काव्यदर्श रचना आया था कि काव्यदर्श रचना किसकी है? जगन्नाथ की है, जगन्नाथ की है, दंडी की है, भामह की या फिर मम्मट की। तो दोस्तों जो दंडी हैं इन्होंने ही काव्यदर्श रचना ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, अगर हम 41 की तरफ चलें, प्रश्न नंबर 41 की तरफ चलें तो आया था इनमें से कौन सा कवि राम भक्त कवि नहीं है? गोपीचंद्र, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास। नाभादास भी राम भक्त कवि हैं, अग्रदास भी राम भक्त कवि हैं जो कि अग्रकली नाम से रचना करते थे। तुलसीदास तो राम भक्त कवि हैं ही जिन्होंने रामचरितमानस एक महाकाव्य लिखा। जो गोपीचंद्र है वो राम भक्त कवि नहीं है, तो आपका आंसर गोपीचंद्र हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, हिंदी गज़ल के सम्राट की संज्ञा किसे दी जाती है? हिंदी गज़ल की संज्ञा किसे दी जाती है? रामदर्श मिश्र, कुंवर गोपाल दास नीरज या फिर दुष्यंत कुमार। दोस्तों जो इसका आंसर है दुष्यंत कुमार है। अगर आप इसका सही आंसर बता पाएँ तो हमें बताएं, लेकिन हमें जो आंसर मिला है वो दुष्यंत कुमार ही हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर हम आगे चलें तो आगे प्रश्न आया था इनमें से कौन सचेतन कहानी के जनक माने जाते हैं? दोस्तों जो महीप सिंह है ये सचेतन कहानी परंपरा के जनक माने जाते हैं। महीप सिंह सचेतन कहानी परंपरा के जनक माने जाते हैं। जो गंगा प्रसाद विमल है ये आ कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। राकेश वत्स सक्रिय कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो कमलेश्वर हैं वो नई कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। नई कहानी में 3 लोग आते हैं, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका महीप सिंह सचेतन कहानी परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की तरफ पढ़ें तो प्रश्न आया था निराला के पत्र संकलनकर्ता के संपादक हैं रामविलास शर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामचंद्र चतुर्वेदी या फिर अज्ञे। दोस्तों इसका आंसर भी आप लोग हमें कमेंट करके बताएं क्योंकि हमने तलाश करा था, मिला नहीं। अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न आया था चित्रावली किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, नूर मोहम्मद, उस्मान या फिर शेख नबी। दोस्तों जो चित्रावली है वो उस्मान की रचना मानी जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी है? पद्मावत। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो प्रश्न आया था 100 अजान एक सुजान किस विधा की रचना है? दोस्तों ये उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या फिर निबंध है? 100 अजान एक सुजान उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, उपन्यास माना जाता है। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न आया था गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखबाणी नाम से संपादन किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्दवाल या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गोरखनाथ की जो गोरखबाणी नाम से संपादन किया था वो पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने किया था। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा नाम से एक पुस्तक निकाली थी। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की बाणी नाम से निकाली थी। नाथ सिद्धों की रचनाएं नाम से ऐसे निकाली थी। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्दवाल। ठीक है, अगर हम आगे बात करें 48 पे 48वें प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न आया था रजनीगंधा किस रचनाकार पर आधारित फिल्म है? जो रजनीगंधा फिल्म है वो किस रचनाकार पर है? मनु भंडारी हैं, राजेंद्र यादव, महादेव वर्मा या फिर यशपाल। तो जो रजनीगंधा फिल्म है वो मनु भंडारी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, मंजू भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों पति पत्नी हैं, तो ये मत भूलना। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो आगे प्रश्न आया था जैन कवि नहीं है, इनमें से कौन जैन कवि नहीं है? देवसेन, शालिभद्र सूरी, आजगू कवि या फिर कहपा। दोस्तों जो कहपा है ये सिद्ध साहित्य के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कहपा हो जाएगा। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो प्रश्न आया था पांच भारत माता के दुश्मन था खुखार, पंक्ति किसकी है? नागार्जुन, धूमिल, निराला या फिर मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों जो नागार्जुन हैं इन्होंने ही 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खुखार पंक्ति लिखी थी, कि इन्हीं की रचना मानी जाती है। ठीक है,
अगर हम आगे बात करें 51वें प्रश्न की तरफ बढ़ें तो नरोत्तम दास की रचना आई थी। नरोत्तम दास किसकी रचना है? प्रश्न आया था तो सुदामा नरोत्तम दास की रचना है। नरोत्तम दास की रचना है तो सुदामा चरित्र की रचना मानी जाती थी। ऑप्शन हमें याद नहीं थे या फिर किसी ने हमें बताया नहीं, तो इसीलिए हमने सीधा आंसर दे दिया। तो सुदामा चरित्र इनकी रचना, क्योंकि विकल्प में सुदामा चरित्र था। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो आगे आया था ग्वाल कवि। ग्वाल कवि का रचना काल क्या है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल? दोस्तों जो ग्वाल कवि हैं वो रीतिकाल के माने जाते हैं। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो प्रश्न आया था रीतिकाल की संज्ञा किसने दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर रामकुमार वर्मा? दोस्तों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने रीतिकाल की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो आगे प्रश्न आया था द सेक्रेड वुड किसकी रचना है? आई ए रिचर्ड्स, लॉन्जाइनस, टी एस इलियट या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ? दोस्तों जो टी एस इलियट है इन्हीं की रचना द सेक्रेड वुड मानी जाती है। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न नंबर 55 में आया था छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। इनमें से कौन छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं? चिंतामणि, भूषण, देव या फिर अश्लीन? दोस्तों जो भूषण है वही छत्रसाल दशक के रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें प्रश्न नंबर 56 पर तो खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना मानी जाती है या फिर किसकी रचना है? प्रभाकर माचवे, जैनेन्द्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना मानी जाती है खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक है, अगर हम आगे बात करें 57वें प्रश्न पर चलें तो प्रश्न आया था नानक देव का जन्म स्थान किस नाम से प्रख्यात है? जो गुरु नानक देव हैं उनका जन्म स्थान किस नाम से प्रख्यात है? ननकाना साहब, नानक स्थान, कुशपुर या फिर सामंतपुर? तो दोस्तों जो ननकाना साहब है इसी नाम से नानक देव के जन्म स्थान को जाना जाता है। ठीक है, अगर हम 98वें प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न आया था तार सप्तक के कवि नहीं है रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल या फिर रघुवीर साय? जो रघुवीर साय हैं वो दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें तो प्रश्न नंबर 59 पर अगर हम बात करें तो हिंदी नई चाल में ढली किसकी भूमिका में लिखा गया था या फिर किस पुस्तक में लिखा गया था? ऐसे करके एक प्रश्न आया था। दोस्तों हिंदी नई चाल में ढली एक कालचक्र की भूमिका में 1875 में लिखा गया था। हिंदी नई चाल में ढली कालचक्र की भूमिका में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। ठीक है, दोस्तों अगर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न आया था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मॉरिशस, सूरीनाम, अमेरिका या फिर भारत? दोस्तों जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था वो भारत में हुआ था, नागपुर में। ठीक है, भारत में हुआ था। ये आपका प्रश्न भारत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो प्रश्न आया था अज्ञे को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रोंदे हुए? तो दोस्तों कितनी नावों में कितनी बार पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आपका प्रश्न कितनी नावों में कितनी बार सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आया था औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं विष्णु स्वामी, शंकराचार्य, माधवाचार्य या फिर चैतन्य महाप्रभु? दोस्तों जो चैतन्य महाप्रभु है उन्हें ही औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, इनके बारे में कहा था कि इनका जो संप्रदाय है वो बिना चलाए ही चल पड़ा था। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करें अगला प्रश्न आया था हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या फिर प्रेमघन? तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट है, इनको हिंदी का स्टील कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा था। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो आगे प्रश्न आया था विलोम किस नाटक का पात्र है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन? तो दोस्तों ये चारों जो नाटक हैं ये मोहन राकेश के माने जाते हैं। विलोम जो पात्र है वो आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र माना जाता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो आगे आया था कि भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, भाव विलास, इश्कनामा या फिर अलंकार प्रकाश? दोस्तों काव्य निर्णय है वो भिखारी दास की रचना मानी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें प्रश्न नंबर 66। तो
आचार्य वामन ने काव्य की आत्मा किसे माना है? प्रश्न था रीति को, अलंकार को, वक्रोक्ति को या फिर ध्वनि को। तो दोस्तों जो आचार्य वामन हैं ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना, भामा ने अलंकार को माना, कुंतक ने वक्रोक्ति को माना और आनंदवर्धन ने ध्वनि को माना। ठीक है, अगर हम आगे बात करें प्रश्न नंबर 67 की तरफ चलें तो प्रश्न आया था राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? इनमें से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? हितहरिवंश, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास या फिर नागरीदास। दोस्तों जो हितहरिवंश हैं यही राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो गंग कवि किसके दरबारी कवि थे? कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? प्रश्न आया था अकबर के, बाबर के, शाहजहाँ के या फिर शिवाजी के। दोस्तों जो गंग कवि थे वो अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न था नागरी नीरद पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास या फिर भारतेंदु। दोस्तों जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है वही नागरी नीरद पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। इन्होंने आनंद कादम्बरी नाम से भी एक संपाद पत्र निकाला था। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे बात करें प्रश्न नंबर 70 की तरफ जाएं तो तांबे के कीड़े किस प्रकार की एकांकी है? सामाजिक बोध, ऐतिहासिक बोध या फिर विसंगति बोध। दोस्तों जो तांबे के कीड़े एकांकी है वो विसंगति बोध की एकांकी मानी जाती है। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है श्रावकाचार की रचना है। श्रावकाचार के रचनाकार हैं देवसेन, हेमचंद्र, नेमिनाथ राज या फिर विजयसेन सूरी। दोस्तों जो श्रावकाचार है वो देवसेन ने लिखी थी 933 ईस्वी में। ठीक है, हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। देवसेन कृत लिखी श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना मानी जाती है जिसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए की जो प्रवेश परीक्षा हुई थी अभी 18 तारीख को, उसके ऊपर यह वीडियो थी। आपने देखा कि हमने 17 ज़्यादा प्रश्न का विश्लेषण किया। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो आप हमें बताएं कि आपके इनमें 70 में से कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन भी साथी ने अगर एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा दी है या फिर एमए हिंदी का एंट्रेंस दिया है तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर साझा करें ताकि वो अपना विश्लेषण कर सके कि उनके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।